हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बिहेवियरल टैक्सोनॉमी। मीन्स जब हम एनिमल्स को उनके व्यवहार के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम बिहेवियरल टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसा कि हम हमारे पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ग्रुप। मीन्स वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राणियों को उनकी समानताओं व विषमताओं के आधार पर क्रमशः बड़े से छोटे समूह की तरफ विभाजित करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो टैक्सोनॉमी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि बिहेवियरल टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब हम एनिमल्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो बिहेवियरल टैक्सोनॉमी। जब हम एनिमल्स में प्रेजेंट उनके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो साइटोटैक्सोनॉमी। केमिकल्स मीन्स जो उनकी सेल्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो कीमोटैक्सोनॉमी। एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जब हम एनिमल्स को उनके नंबर्स के आधार पे क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। बिहेवियरल टैक्सोनॉमी को समझने से पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहती हूँ कि बिहेवियर होता क्या है। एक्चुअली में जब हम एनिमल्स को बिहेवियर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो उनके बिहेवियर को कभी तो किसी ने पढ़ा होगा। हम बचपन में एक कैप सेलर की जो थी स्टोरी पढ़ते थे और उसमें ये था कि कैप सेलर जो था वो जंगल में से होकर कैप्स बेचने जा रहा था। उसको थकान हो गई, वो पेड़ के नीचे सो गया और जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी जो सारी कैप्स थी वो ऊपर पेड़ पर जो बंदर बैठे हुए थे उन सब के सर के ऊपर लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि इनको कैसा लिया जाए। उसको पता होगा ना कि बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं। तो उसने क्या किया था कि अपनी जो कैप थी उसको उठा के फेंका। तो जब उसने फेंका तो सारे बंदरों ने भी अपने सर पे से कैप उठा के नीचे फेंक दी और उसने उन कैप्स को कलेक्ट कर लिया। तो ये जो बिहेवियर है, मीन्स उस बिहेवियर, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि देखिए जो साइंस है ना वो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। ये मैंने एक नॉर्मल बात बताई कि किसी ने तो मंकीज़ के बिहेवियर के बारे में स्टडी की होगी। अब अगर हम साइंस की बात करते हैं, आप एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपके टीचर आपको बोलते हैं कि आप जाइए और मुझे जो है वो टोड्स के अंडे लेकर आइए। अब टोड्स और फ्रॉग्स दोनों के जो एग्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, पर दोनों ही जो है वो हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। अब पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो एग्स जो है वो कब मिलेंगे और टोड के जो एग वो किस प्रकार के होंगे। तो हमने ये स्टडी की कि जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके बाद में तेज़ बरसात और नेक्स्ट डे जब तेज़ सनशाइन होता है तो उस समय ये जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं वो एग लेइंग करते हैं। तो एक तो हमें टाइम पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोड्स के एग्स कैसे होते हैं और फ्रॉग्स के एग्स कैसे होते हैं। तो टोड्स के जो एग्स होते हैं वो हमेशा एक चेन लाइक, स्ट्रिंग लाइक फॉर्म में होते हैं, जबकि फ्रॉग के जो एग्स हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। तो ये ना हमको उनमें डिफरेंसेस, हमको उनका बिहेवियर कि वो एग लेइंग कब करने वाले हैं, उससे हमें इन छोटे छोटे डिफरेंसेस से हमें पता चलता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। जब हम बिहेवियरल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ये जो बिहेवियरल टैक्सोनॉमी है वो हमारे ज़िंदगी के सब क्षेत्रों में काम में आती है। आपने कभी एक प्रोग्राम का नाम सुना होगा, चौपाल कृषि कार्यक्रम होता है ये, जिसमें कि जो किसान होते हैं उनको बताया जाता है कि किस तरीके से खेती की जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब खेत में जो फसल होती है उसमें जब कीड़े लगते हैं तो उसके लिए जो किसान है वो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करता है। अब उनको ये बताया जाता है कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किस टाइम पे कीजिए। अब जब हम जो साइंटिस्ट होते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको एक चीज़ पता है कि जो हनी बीज़ होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं, क्योंकि परागण के लिए हमें उनकी बहुत आवश्यकता होती है एक अच्छी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, कि वो सुबह 8 से 12 बजे तक जो है वो एक्टिव रहती है और उसके बाद में अगेन वो 4 बजे से एक्टिव होती है, दोबारा से
फील्ड में आती है। तो एक जो सेफ़ टाइम है, वो सेफ़ टाइम क्या है कि 12 से 4 बजे तक के बीच में हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें। क्यों? क्योंकि अगर हमने 8 से 12 में किया या 4 बजे के बाद किया तो क्या होगा कि जो हनी बीज़ आएंगी, इंसेक्टिसाइड वहाँ पे होगा, वो भी उसको सक करेंगी, उससे क्या होगा, उनके नंबर कम होने लग जाएंगे। तो हम जो है जो जिस हार्मफुल इंसेक्ट को मारना चाह रहे थे, उसके साथ साथ में हमने जो बेनिफिशियल इंसेक्ट था उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक इथोलॉजिस्ट पढ़ता है, बिहेवियर, ये जो है वो हमारी डेली की लाइफ में होने वाले ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम एनिमल्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए क्या होती है बिहेवियरल टेक्सोनॉमी। द यूज़ ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टर इन एनिमल सिस्टमैटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर टेक्सोनॉमिस्ट. It is one of the most important source of taxonomic information. These characters are of great help in separating closely related species. कि हम जो है वो closely related species को जो है इनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. द कंपेरेटिव इथोलॉजी हैज़ प्रूव वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, insects, especially crickets, bees, wasps and some other beetles, frogs and fishes. ये हम जब इथोलॉजी कंपेरेटिव, जब हम तुलनात्मक रूप से किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सारी बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को जो कि क्लोजली रिलेटेड होती है और हमें एक जैसी दिखाई देती हैं, फिर भी हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं। और इसमें बहुत सारे हम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ में लेते हैं. दीज कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली डिटरमाइंड, आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. फ्रॉग का मैंने आपको एग्जांपल बताया. हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो यदि मैं किसी बच्चे को बोलूं कि जाइए मुझे जो है वो आप कुछ बटरफ्लाइज और कुछ मॉथ्स जो है वो कलेक्ट करके लेके आइए, तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो डायूर्नल होती हैं, मतलब दिन के समय एक्टिव होती हैं, और जो मॉथ्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात के समय एक्टिव होते हैं. तो यदि मेरे को बटरफ्लाइज पकड़नी है तो मुझे दिन के समय किसी गार्डन में जाना होगा, और यदि मुझे मॉथ्स का अगर मुझे कलेक्शन करना है तो मुझे रात के समय किसी लाइट के नीचे जाना होगा या किसी ऐसी जगह जाना होगा. रात के समय जो है हमें जो मॉथ्स है वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो हमें रात के समय ही वो मिलेंगे. Thus, this play a vital role in isolating mechanism and initiating new adaptation. Many species, even though look alike in their external feature, may differ widely in habits. कि जो species देखने में एक जैसी दिखती हैं पर वो वास्तव में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं. Differences in walking habits has been widely used to determine behavioral differences in various species of many group of इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स का जो चलने का तरीका होता है उसके बेसिस पे भी हम जो क्लोजली रिलेटेड हमें जो इंसेक्ट्स दिखते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में जनरली जो हम हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि दो तरीके से उनका जो है वो लोकोमोशन होता है. पहला तो वो ट्राइपोडल लोकोमोशन होता है और एक मेटाक्रोनस, जिसमें कि वो अपने ट्रंक को, मतलब जो लोकोमोशन होता है, एक तो अपनी लेग्स जो कि एक ट्राइपोड मूवमेंट वो शो करते हैं, दूसरा अपना जो ट्रंक है उसमें मूवमेंट करके वो लोकोमोशन करते हैं. The acoustic sound recording devices and sonographs have been quite useful in segregating closely related species of birds and other animals. कि जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो सिर्फ आवाज़ों को सुन के ही बता सकते हैं कि ये जो है वो कौन सी बर्ड है या ये कौन सा एनिमल है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरों में भी होता है कि जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, एक तो सुबह के समय चिड़िया की चहचहाट होती है, आप सो रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जो है सुबह हो रही है. लेकिन कभी कभी ऐसा है कि आपको पता है कि आपके घर के बाहर किसी पेड़ पे चिड़िया ने एग्स दे रखे हैं. अब वहाँ एकदम तेज़ी से एक अलग टाइप की ही जो है आवाज़ है, घबराहट वाली जो चिड़िया की आवाज़ है वो आने लग जाती है. तो हमें पता चल जाता है कि ज़रूर उसके नेस्ट पे किसी ने अटैक किया है. कई बार हमने देखा है कि जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उस के नेस्ट के नीचे एक बिल्ली खड़ी हुई है. मीन्स की जो आवाज़ें भी होती हैं जो डिफरेंट, यहाँ तो एक बात है कि आवाज़ जो है वो उसका बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन जब हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ की आवाज़ों में डिफरेंस करते हैं तो ये उसका
उस आवाज़ के बेसिस पे जो हमने उसको उसमें जो हमने डिफरेंस बताया, तो वो क्या है, वो बिहेवियरल टैक्सोनॉमी है। तोते की आवाज़ अलग होती है, क्रो की आवाज़ अलग होती है, बर्ड की आवाज़ अलग होती है, अलग अलग टाइप की बर्ड्स की आवाज़ें भी जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस बाय ए नंबर ऑफ एनिमल इन वेरियस वेज आर now being used in both intra and inter species communication। जो डिफरेंट टाइप की जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं वो भी इंट्रा और इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस वाली स्लाइड में आप देखिएगा कि मैंने जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो बर्ड्स के नेस्ट बताए हुए हैं, जिन्हें कि हम आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, these sounds can also be used in discovery of not only sibling species but also in the separation of closely related species and simplification of higher classification. Barber distinguished 18 sibling species of fireflies of genus Photiorhis in North America on the basis of their height and length of the mark on their body, indicating intensity and pattern of flashes. Vanderklut and Williams used the construction of web in the classification of spider and caterpillar। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप स्पाइडर, कहने को तो मकड़ी होती है, लेकिन उस मकड़ी की यदि हम बात करते हैं कि अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज़ की जो स्पाइडर्स होती हैं वो अलग अलग टाइप के वेब्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये उनका आइडेंटिफिकेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक चीज़ मैंने इससे पहले वाली जो स्लाइड थी इसमें मैंने बताया था कि जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाती हैं। अब देखिए, आप ना इसमें डिफरेंट टाइप के आप इसमें नेस्ट देख सकते हैं बर्ड्स के। और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, और आपको कहा जाता है कि आप जो हैं किसी वीवर बर्ड के बिहेवियर के बारे में आपको रिसर्च करनी है, तो अब आप वीवर बर्ड को ढूंढने कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे जंगलों में जाएंगे। लेकिन कहीं पे आपको यदि ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो नेस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे वीवर बर्ड लार्ज नंबर में मिल सकती है और हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। आप ये जो है वो नेस्ट देख सकते हैं, और ये भी आप नेक्स्ट एक डिफरेंट टाइप का नेस्ट जो है वो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। The bee genera Anthidium and Dianthidium can easily be separated on the basis of material used in the construction of their hive by their species। कि जो बीज होती हैं उनका जो वो हाइव्स मीन्स जो वो अपने छत्ते बनाती हैं, उसमें जिस तरीके का मटेरियल यूज़ में लिया जाता है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो हाइव्स होते हैं वो वैक्स के बने हुए होते हैं, और वैक्स की भी जो क्वालिटी होती है अलग अलग बीज की अलग अलग होती है। द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट और लार्वा एंड प्यूपल स्टेजेस आर वेरी यूजफुल कैरेक्टर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ट्राइकोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा। अमंग mollusk, the way in which the material is attached to the shell provides useful taxonomic character in segregation in various species. Various species of praying mantis are easily identified on the basis ऑफ फॉर्म ऑफ देयर एग केसेस। मीन्स कि जिस टाइप के उनके एग्स होते हैं, अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं वो अलग अलग टाइप के जो है वो एग केसेस प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से जो इथोलॉजिकल अप्रोच होती है, मीन्स कि हम एनिमल्स के व्यवहार के अध्ययन को करके हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। However, ethological approach has not developed as a taxonomic tool, but when it will develop, it can definitely have great role in classical taxonomy to a greater extent. Dear students, मुझे लगता है कि आपको जो है जो भी मैंने आपको बताया उससे आपको बिहेवियरल टैक्सोनॉमी के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब हम एनिमल्स को उनके व्यवहार के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, और ये बिहेवियरल टैक्सोनॉमी सिर्फ एनिमल्स को क्लासीफाई करने के ही काम में नहीं आती है, उन कि जो बिहेवियर की स्टडी करके हम अपनी बहुत सारी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसमें उनके बिहेवियर को इन्वॉल्व करके हम बहुत अच्छे से उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।